नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों की तैनाती को लेकर जंग तेज है। अब बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल ने केंद्र के खिलाफ महाभारत क्यों छेड़ रखा है। अधिकारियों की तैनाती पर केजरीवाल सही है या एलजी, इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले हेडलाइन। अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच एक बार फिर अधिकारों को लेकर जंग तेज हो गई है। लड़ाई राष्ट्रपति की चौखट तक जा पहुंची है। केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। मुमकिन है मंगलवार को राष्ट्रपति केजरीवाल से बात भी करें। मुद्दा यही है कि एलजी के पास अधिकारियों की तैनाती के सारे अधिकार हैं या फिर केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मनमाफिक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। केजरीवाल का साफ कहना है कि एलजी केंद्र के इशारे पर दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल दे रहे हैं, जबकि केंद्र से लेकर संविधान विशेषज्ञ तक बोल रहे हैं कि एलजी जो भी फैसले ले रहे हैं वो संविधान के दायरे में ही हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर कौन सही है, एलजी या दिल्ली सरकार। आखिर केजरीवाल ने केंद्र के साथ महाभारत क्यों छेड़ रखा है। नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली की सरकार को फेल कराना चाहती है। ये एक तरह से तख्ता पलट करने की कोशिश है। चुने हुए मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, मर्जी से देश चलेगा, संविधान से देश चलता है। पिछले 5 दिन से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कामकाज ठप करके एलजी नजीब जंग से दो हाथ करने पर आमादा है। ताजा विवाद सेवा विभाग के प्रमुख सचिव अनिंदो मजूमदार के दफ्तर पर ताला जड़ने से खड़ा हो गया। दिल्ली सरकार ने मजूमदार को पद से हटाकर उनकी जगह राजेंद्र कुमार को नियुक्त कर दिया तो घंटे भर के भीतर ही एलजी नजीब जंग ने केजरीवाल के इस फरमान को भी पलट दिया। अच्छा, जो अधिकारी ने जो जारी किया था ऑर्डर को, उसके जो ऐसे खबरें आ रही हैं कि उसके कमरे जो है लॉक कर दिया गया है। नहीं, जैसा मैंने कहा कि हम यही चाहेंगे और यही प्रार्थना करेंगे सभी संबंधित लोगों के साथ कि सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के साथ थोड़ा सम्मानजनक व्यवहार रहे तो बाकी अधिकारियों का भी प्रोत्साहन रहता है। ये खबर जैसे ही सियासी गलियारों में फैली, केजरीवाल पर फिर से विरोधियों का हमला शुरू हो गया। जब से उनकी सरकार आई है, हर दिन एक नई कंट्रोवर्सी, हर दिन एक नया कंफ्यूजन, और इस तरह की कंफ्यूजन, कंट्रोवर्सी, कन्फ्लिक्ट के सहारे वो सोचते हैं कि वो पॉलिटिक्स में जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये अब उनको जनता ने जनादेश दिया है, भरपूर जनादेश दिया है, छप्पर फाड़ की जनादेश दिया है। अब उसका सम्मान करना चाहिए और काम करना चाहिए। किसी को ताला बंद कर देना, किसी को घुसने नहीं देना चैम्बर में, मैं समझता हूँ ये जनतंत्र में, और वो भी एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के आदेश से या मुख्यमंत्री के निकट के लोगों के आदेश से, ये लगता है उचित नहीं है। दरअसल अनिंदो मजूमदार पर केजरीवाल का गुस्सा इसलिए उतरा क्योंकि मजूमदार ने ही नजीब जंग के निर्देश पर शकुंतला गैमलिन को 10 दिन के लिए कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाया था। लेकिन केजरीवाल इस गंभीर आरोप के साथ सामने आ गए कि गैमलिन को एलजी ने इसलिए कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाया ताकि मोदी सरकार बिजली कंपनियों को गैमलिन के बहाने फायदा पहुंचा सके। जब हमारी सरकार बनी तो हमारे बिजली मंत्री के पास वो सेक्रेटरी आई, आके कहती है कि इस कागज पे साइन कर दो मंत्री जी। मंत्री जी ने पूछा क्या कागज है ये? उन्होंने कहा दिल्ली की बिजली कंपनियां बैंक से 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले रही हैं, उसके लिए ये कंफर्ट लेटर है। चिट्ठी कोई कंफर्ट लेटर नहीं है, वो चिट्ठी गारंटी है। ये बिजली कंपनियां, रिलायंस की कंपनियां, ये 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले रही थी, और वो बिजली कंपनी की सेक्रेटरी हमारे मंत्री से दिल्ली सरकार की तरफ से गारंटी के ऊपर साइन करवाने के लिए आई थी। दोस्तों, ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि फिर दूसरों को स्टिंग की नसीहत देने वाले केजरीवाल ने गैमलिन का स्टिंग क्यों नहीं कराया? क्या गैमलिन और एलजी पर भी केजरीवाल ने खोखले आरोप लगाए? संविधान के जानकारों की माने तो उपराज्यपाल नजीब जंग जो भी कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में रहकर ही कर रहे हैं। लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली उपराज्यपाल जो कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार के जितने एम्प्लॉइज हैं वो केंद्र सरकार की सेवा में रत माने जाते हैं। मुझे नहीं बताया गया, मंत्री को नहीं बताया गया, सीधे अधिकारियों को निर्देश दिए गए
ये एक तरह से तख्ता पलट करने की कोशिश कल है। तक तो इस लड़ाई का केंद्र से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब हमला सीधा हुआ और केंद्र पर तख्ता पलट की साजिश के आरोप लगे, तो मोदी सरकार ने भी केजरीवाल को दायरे में रहने की नसीहत देने में देर नहीं लगाई। संविधान में वो क्लियर कट लिखा हुआ है, उसको मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। संविधान के दायरे में ही काम करें। चुनी हुई सरकार को बता रहे हैं कि चुनी हुई सरकार है। चुनी हुए मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, मर्जी से देश चलेगा, संविधान से देश चलता है। केजरीवाल सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता उनसे 100 दिनों के कामकाज का हिसाब किताब चाहती है, लेकिन केजरीवाल फिलहाल अधिकारियों की तैनाती को लेकर नजीब जंग से जंग में उलझे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि एलजी के बहाने केंद्र के साथ केजरीवाल ने महाभारत क्यों छेड़ रखा है? आखिर अधिकारियों की नियुक्ति पर एलजी सही है या दिल्ली सरकार? शिवानी त्यागी के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल कि आखिर ये महाभारत क्यों? आखिर क्यों लगता है अरविंद केजरीवाल को कि केंद्र सरकार उनके तख्ता पलट की कोशिश कर रही है? क्या केजरीवाल दिल्ली को एक बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं? मुख्य सचिव नाराज होकर छुट्टी पर चले गए हैं। कार्यवाहक मुख्य सचिव को केजरीवाल खारिज कर चुके हैं। एक और सचिव के दफ्तर पर ताला लगा दिया गया है। क्या दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को इसलिए चुना था? क्या केजरीवाल मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं दिल्ली की जनता? क्या केजरीवाल एक अफसरशाही के अंदर हड़कंप मचाना चाहते हैं? क्या ये उनकी नई अफसरशाही को संभालने की स्ट्रैटेजी है? कई सारे सवाल हैं। क्या दिल्ली की जनता का भला हो रहा है इन सब में? क्या यही 70 वादों को पूरा करने का उनकी स्ट्रैटेजी है? ये भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों पर बहस होगी, इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हैं, हमारे साथ बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता जी जुड़ेंगे, हमारे साथ कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन रागिनी नायक जी जुड़ेंगी, हमारे साथ जुड़ गए हैं आपके स्पोक्स पर्सन एच.एस. फुल्का साहब। ये तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे कुछ ही देर में, लेकिन फुल्का साहब से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। फुल्का साहब, कितनी सीटें मिली थी दिल्ली में आपको? ये दीपक जी आपको भी मालूम है, ये मेरे से पूछने का सवाल तो है ही नहीं। आपको अच्छी तरह मालूम है ये बात। चलिए मैं बता देता हूं, 67 सीटें मिली थी। अब मुझे बताइए, दिल्ली की जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट क्या हाँ, दिल्ली सचिवालय के अंदर एक अफसर के रूम में ताला लगाने को दिया था? दिल्ली पहली बात तो मैं दीपक जी जरा आपको ये थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि आपने ये बहस शुरू करते हुए ये कहा कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी शर्मा जी नाराज होकर छुट्टी पे चले गए। ये बात बिल्कुल गलत है। ये प्लीज ऐसी इस तरह की बातें ना फैलाइए, और ये बिल्कुल गलत बात है सरासर। वो गए हैं, छुट्टी पे गए हैं, ये बात सही है। नाराज होने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कही है कि ये जनार्दन किस लिए दिया था, दीपक जी, लोकतंत्र में जो जनता अपनी आवाज उठाती है वो अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके थ्रू उठाती है, और यहां से में भी दिल्ली की जनता इनके अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आवाज उठा रही है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो रूल है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, ये मैं इसको धारा 6 है, धारा 6 में ये लिखा हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सेक्रेटरी हैं। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर वो सेक्रेटरी हैं तो वो क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये अधिकार भी नहीं कि वो अपनी मर्जी के सेक्रेटरी करें? क्या ये मुझे ये बताइए, आपने इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए, मुझे एक भी एग्जांपल दे दीजिए कि आज तक कभी भी चीफ मिनिस्टर से पूछे बिना कोई चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया? बल्कि आज आप कह रहे हो जी जितने अफसर करें वो भी एलजी करें क्योंकि एलजी एक नॉमिनेटेड है, और जहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एलजी सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड हैं, बाकी सभी एलजी जो गवर्नर से उनको तो रिमूव कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से दिल्ली पे अपना राज करना चाहती हैं, और ये संविधान में बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। संविधान की मैं आपको दिखाता हूं
ये दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरा जो संविधान है उसको इंटरप्रेट किया है, ओम प्रकाश पावा की जजमेंट में इंटरप्रेट किया है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल ये बात साफ कही है कि ये जो अधिकार है, दो अधिकारों को छोड़ के दो कैटेगरी, एक तो पहली कैटेगरी तो रिजर्व सब्जेक्ट है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है, जिसमें लैंड है, और जिसमें तीसरा पुलिस है। एक तो ये कैटेगरी है, उसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी मर्जी से काम करते हैं। दूसरी कैटेगरी है कि यहां पे कोई कानून कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर विल डू इट इन हिज ओन डिस्क्रिशन, कि आप एलजी साहब अपनी मर्जी से करेंगे। ये दो कैटेगरी को छोड़ के बाकी जितने सब्जेक्ट हैं वो सबके ऊपर ये दिल्ली सरकार का और लेफ्टिनेंट गवर्नर का बिल्कुल वही है जो किसी स्टेट का गवर्नर का और स्टेट की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका जो पावर्स होती हैं। तो ये बड़ा क्लियरली कहा है सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह की जजमेंट में, और बारी बारी उसके बाद भी रिपीट किया है कि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते, उनको अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करना है। तो ये जो सब्जेक्ट जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। मैं आपको बताता हूं फुल्का जी, आपने अपनी बात लंबी कह दी, मैं आपको काउंटर करता हूं, और आपकी के शर्मा वाली बात भी काउंटर करूंगा। रुकिए, मेरे पास उसके भी फैक्ट्स हैं। भारत का 1992 का संविधान संशोधन क्या कहता है? ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, कामकाज की नियमावली 1993, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का उल्लेख है। उसी में मुख्यमंत्री के बजाय दिल्ली के उपराज्यपाल को ही दिल्ली का प्रशासक बनाया गया है। यह है 1991 संशोधन 1992 बिजनेस रूल्स अनुच्छेद 239 AAA GNSCT एक्ट, एनसीटी एक्ट। ये क्या हो गया? बताइए। ये आपकी आवाज तो मुझे नहीं सुन रही है। अब आ रही है आवाज। अच्छा, ये देखिए जी, ये जो कह रहे हो आप, ये धारा आर्टिकल 239 AA ये है संविधान में, जो आप ये एनसीटी एक्ट बोल रहे हो वो उसके अंदर एक्ट हुआ है। ये 1998 में ये इसी धारा को, संविधान की धारा को दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इंटरप्रेट किया है, और डिवीजन बेंच के अभी आपके पास शायद टाइम नहीं होगा, पैरा 67, पैरा 68, पैरा 75, पैरा 76, ये मैं आपको इतने लंबे चौड़े तो नहीं, एक बात बता दूं, ये 7 में हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट करके बड़ा क्लियरली कहा है कि जो आर्टिकल 239 AA और आर्टिकल 163 ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क इसमें वो दो कैटेगरी में है, रिजर्व सब्जेक्ट और जो किसी लॉ में डिस्क्रिप्शन में आता है। और उसके बाद ये दिल्ली हाई कोर्ट नहीं, दिल्ली सरकार के केस में ही ये बात कही है कि जो गवर्नर या एलजी हैं वो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन रन नहीं कर सकते। ये दीपक जी, पूरे पावर एलजी के पास है, सबको पता है। गलतफहमी है फुल्का जी, गलतफहमी किसको नहीं है? गलतफहमी सिर्फ आम आदमी पार्टी को है, क्योंकि आपकी पार्टी पूरी गलतफहमी में ही जीती है। ये आप जजमेंट पढ़ के बोलिए ना दीपक जी, जहां मुझे टाइम दे दीजिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। आपको दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की जजमेंट मैं पढ़ के सुना देता हूं। अगर देखिए बात ये है, अगर आपने जजमेंट हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की नहीं माननी और आपने अपनी मनानी है, फिर तो मैं कुछ कर नहीं सकता। प्रदीप सिंह जी, माफ करना, मैं ये कहता हूं, आप ये जजमेंट पढ़ के देखिए, इसी धारा को इंटरप्रेट करके डिवीजन बेंच ने कहा है, और इसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। एक समस्या है वो शाश्वत समस्या है जब से असेंबली बनी है, दूसरी समस्या अभी इस नई सरकार के आने के बाद पैदा हुई है। पहली समस्या जो है वो ये है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य नहीं है। तो जो भी मुख्यमंत्री चुनकर आता है, पद की शपथ लेने के बाद उसको पता चलता है कि हमारे अधिकार तो उस तरह के हैं नहीं जिस तरह के मुख्यमंत्री के होते हैं। तो दिल्ली में अगर शासन चलाना है मुख्यमंत्री को, तो एलजी से तालमेल बिठाकर ही शासन चलाया जा सकता है। एलजी से झगड़ा करके
आप शासन नहीं चला सकते। जिसकी कोशिश करने वाली पार्टी, हाँ, जिसकी कोशिश अरविंद केजरीवाल, हाँ, जिसकी कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, दूसरी शासन चलाया जा सकता है। एलजी से झगड़ा करके आप शासन नहीं चला सकते। जिसकी कोशिश करने वाली पार्टी, हाँ, जिसकी कोशिश अरविंद केजरीवाल, हाँ, जिसकी कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। दूसरी बात, जब शपथ ली उन्होंने, उसके बाद पहली उनकी मीटिंग जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हुई अरविंद केजरीवाल की, उसको आप याद कीजिए। उनकी मांग क्या पहली थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दरअसल वो ये सब करके केस बनाना चाहते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने का। दूसरा, वो एक पेशबंदी कर रहे हैं कि अगर जनता की आकांक्षाओं पर खरे न उतर पाए तो एक बहाना हो कि हम तो काम करना चाहते थे, केंद्र सरकार ने नहीं करने दिया। केंद्र सरकार ने एलजी के जरिए हमारे कामकाज में अड़ंगा डाला और हमको लगातार परेशान करते रहे। तो हम बेचारे हैं, हम बहुत काम करना चाहते थे दिल्ली वालों के लिए, लेकिन इस केंद्र सरकार और एलजी ने हमको काम नहीं करने दिया। जनता इतनी नासमझ नहीं है। देखिए, 93 में असेंबली बनी थी, तब से चीफ मिनिस्टर जो भी दिल्ली का हुआ, उसकी एलजी से थोड़ी बहुत खटपट चलती रही है। वो मदन लाल खुराना की भी रही, साहब सिंह वर्मा की भी रही, शीला दीक्षित की भी रही, और ऐसी भी स्थिति रही कि केंद्र में अलग पार्टी की सरकार थी, राज्य में अलग पार्टी की सरकार थी, तब भी चलता रहा। लेकिन मुख्यमंत्री को अगर ये पता हो कि उसकी सीमा क्या है, तो ज्यादा समस्या नहीं होती, जो शीला दीक्षित के साथ हुआ, बिल्कुल, या बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ। फटाफट रागिनी न्याय के पास चलते हैं। रागिनी, फुल्का जी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक इंटरप्रिटेशन दिया था। क्या इंटरप्रिटेशन की तहत आप मान सकती हैं कि पूरे पार्लियामेंट ने जो संशोधन किया है वो ओवरटर्न हो गए? देखिए, संविधान के अनुच्छेदों की सभी लोग अपनी सुविधा के हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा था दीपक जी इस डिबेट की शुरुआत में कि आपको कितनी सीटें मिली। इस प्रचंड बहुमत के बाद क्या अपने उत्तरदायित्व का एहसास है? और देखिए, प्रचंड बहुमत केवल आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नहीं मिला, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी को भी मिला था, क्योंकि जनता ने बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ सत्ता की बागडोर सौंपी थी। और आज क्या देखने को मिल रहा है कि नौकरशाही अफसरशाही का राजनीतिकरण करके एक टकराव, द्वंद्व और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की परिस्थिति पैदा कर दी है दोनों पार्टियों ने। न सिर्फ जनता इससे निराश है, बल्कि उनके अधिकारों का हनन भी होगा, क्योंकि नौकरशाही का अगर मनोबल टूटता है, अगर उनकी गरिमा का उपहास बनता है, मजाक उड़ाया जाता है, तो आगे नीति निर्धारण में, नीति क्रियान्वयन में बहुत सारे रोड़े आएंगे रास्ते में। आप अभी भी देख रहे हैं कि दिल्ली में जो सारे बुजुर्गवार हैं, उनकी पेंशन रुकी हुई है क्योंकि फाइल्स मूव नहीं कर रही हैं। और प्रदीप सिंह जी ने सही बात कही, 1998 से 2004 की बात करती हूं, जब दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी और केंद्र में थी भाजपा एनडीए सरकार। ऐसे में मैं आपको यह भी बता दूं कि विजय कपूर जी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस दौरान, वो 93 से 98 तक चीफ सेक्रेटरी थे भाजपा सरकार में। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सहमति से, संवाद से, सामंजस्य से, समन्वय से न सिर्फ 5 साल सरकार चलाई, बल्कि इतने बेहतरीन तरीके से चलाई कि 2 बार हमें सत्ता और मिली। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है कि केंद्र में दूसरी सरकार है और दिल्ली में दूसरी सरकार है। बात यह है कि आपकी पॉलिटिकल विल क्या है। क्या आप चाहते हैं कि 70 वादों को पूरा करें? क्या भाजपा चाहती है कि दिल्ली सुचारू रूप से चल जाए, या केजरीवाल अपनी विफलताओं का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं केंद्र सरकार पे, और केंद्र सरकार चाहती है कि ये दिखे कि केजरीवाल साहब की सरकार जो है वो असहाय है, असक्षम है। मैं इस बात की ओर भी ध्यान केंद्रित करना चाहती हूं कि अब मई जून का वक्त है, बिजली पानी का संकट होगा। ऐसे में केजरीवाल साहब आसानी से निकल जाएंगे कह के कि शाकुरा जी तो रिलायंस कंपनियों की मदद कर रही थी, केंद्र सरकार ने रोड़ा डाल दिया, तो अब जनता ये बताए कि हम जो बेचारी सरकार है हम क्या करें। बार बार टकराव की राजनीति पैदा करके, बार बार विवादों को उत्पन्न करके न सिर्फ मीडिया की सुर्खी बटोरते रहे, लेकिन जनता की हमदर्दी भी उन्हें मिलती रही। पर इस पर्टिकुलर एपिसोड ने मुझे लगता है कि कलई खोल दी है दोनों पार्टियों की। और मुझे लगता है ये सवाल भाजपा के प्रवक्ता जब जुड़े तो उनसे भी पूछना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या समस्या है। इतनी छोटी सी बात थी, ये 10 दिन के अपॉइंटमेंट की बात थी, टेम्पररी चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट होने वाले थे जिनमें 4 दिन की छुट्टी है। 6 दिन के कार्यकाल में शकुंतला गैमलिन क्या कर लेती फुल्का जी, जो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर रहकर घोटाले नहीं कर पाई,
वो 6 दिन के अंदर चीफ सेक्रेटरी रह के कर देती। और अगर आप इतने आश्वस्त थे कि वो घोटाले कर रही हैं, उनकी साठगांठ है, तो आपने क्यों कोई उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं? ठीक है रागिनी, पॉइंट आपका ठीक है, पॉइंट ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। कब तक करते रहेंगे? मैं आगे बढ़ता हूँ, कब तक सार्वजनिक रूप से? मैं आगे बढ़ता हूँ। फुल्का जी, मेरा सीधा सवाल, शकुंतला गैमलीन बिजली कंपनियों की दलाली कर रही हैं, आपके यहां तो दलाली मना है, सत्ता के दलाल मना है, केजरीवाल सर्व से धुले हुए ईमानदार व्यक्ति हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आपने शकुंतला गैमलीन के खिलाफ उसी दिन, उसी वक्त, उसी मोमेंट कार्रवाई क्यों नहीं की? या आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? दो बातें दीपक जी, पहले अच्छा, दो बातें। पहली बात कि ये मैं आपका जो सवाल था पहले उसका जवाब दे दूं। आपने तो अपनी जजमेंट सुना दी कि ये तो झगड़ा की सरकार है, और ये मैं आपको ये बात बताऊं कि ये झगड़ा शुरू किसने किया, कैसे किया। ये एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक हवलदार को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा और पुलिस ने एंटी करप्शन ब्यूरो के अगेंस्ट किडनैपिंग का केस रजिस्टर कर दिया, और कोर्ट में जब गए तो कोर्ट ने उसकी कस्टडी एंटी करप्शन ब्यूरो को ही दी। उसके बाद जब हाई कोर्ट में वो हवलदार जमानत के लिए गया तो वो हवलदार के पक्ष में दिल्ली पुलिस का वकील जाके पेश हुआ तो कोर्ट ने डांट लगाई। ये झगड़ा अब किसने शुरू किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, किस वजह से किया है? ये इस वजह से किया है क्योंकि बीजेपी की सरकार ये बुरी तरह इलेक्शन हारे हैं और ये बैकडोर से ये अपना राज करना चाहते हैं, ये भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये क्या तर्क है फुल्का साहब, ये क्या तर्क है? जो आप हवलदार से मोदी जी का क्या लेना देना? अब मोदी का नाम तो आप ले रहे हो, मैं तो लिया नहीं, मैं तो बीजेपी नहीं, मैं बता रहा हूं, आप बीजेपी सरकार को एक हवलदार से जोड़ रहे हैं, एसीपी के साथ, एसीपी को एक मोदी सरकार के साथ जोड़ रहे हैं आप। फुल्का जी, आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, मैं इतनी इज्जत करता हूं आपकी, इतना सम्मान करता हूं, ऐसा तर्क आप अदालत में नहीं देते हैं जो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से दे रहे हैं। आपके ऐसे ऐसे दलील सुनी है कि मेरा मतलब बिजली गुल हो गई दिमाग की, कोई ऐसी दलील भी दे सकता है? आप इतने महान वकील हैं, मैं आपकी तारीफ करते करते नहीं थकता हूं, लेकिन ये तर्क मेरे गले से नहीं उतरा कि हवलदार ने रिश्वत दी, हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने उसके पक्ष में किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ है मोदी सरकार, इसलिए जो सिपाही है वो जो है मोदी सरकार से जुड़ा हुआ है और मोदी सरकार भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती। प्रदीप सिंह जी, इतनी शानदार दलील सुनी है आपने कभी? नहीं, देखिए इस मामले में भी अगर आप देखिए तो सवाल ये है कि क्या दिल्ली प्रशासन से जुड़े सारे विभागों का भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली प्रशासन के किसी अधिकारी को क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? तो ये अगर आप याद कीजिए तो 2 कांस्टेबल मिले थे राजीव गांधी के घर के बाहर जब चंद्रशेखर सरकार गिरी थी। तो इस तरह के काम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। ये हम फिर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सारी कोशिश है कि कन्फ्रंटेशन को सीधे केंद्र सरकार और मोदी से बनाओ तो हमारा कद उसमें बढ़ेगा और हमारा इशू हाईलाइट होगा। बिल्कुल, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, एक बात जनता तक पहुंचाओ कि ये लोग हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, दूसरा पूर्ण राज्य का दर्जा दो, तब हम काम करेंगे। तो इस तरह की दलील जो फुल्का साहब दे रहे हैं वो किसी के गले उतरेगी नहीं। आखिर मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। फुल्का साहब मैं आऊंगा, आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया और मूल सवाल ये था, आपने गैमलीन को जेल की सलाखों में क्यों नहीं डाला अगर वो बिजली कंपनियों के लिए लॉबिंग कर रही थी? क्योंकि इस देश में लॉबिंग करना, किसी को अनड्यू एडवांटेज दिलाना एक क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम, वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार के एक मंत्री के सामने। कि आखिरकार केजरीवाल ने केंद्र सरकार से जानबूझकर यह महाभारत क्यों छेड़ रखा है? फुल्का साहब के पास चलता हूं। फुल्का साहब, गैमलीन के खिलाफ आपने आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि आपके मुख्यमंत्री एक जनसभा में एक अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बिजली कंपनियों के पक्ष में लॉबिंग कर रही थी, सिग्नेचर कराने की कोशिश की? पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, तो आपने मेरे बारे में कहा, मैं भी आपकी बहुत कदर करता हूं, मैं आपके कई प्रोग्राम्स पे पहले भी आ चुका हूं। अब दूसरी बात, इस बात का जवाब देखिए, किसी के खिलाफ
कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू करना और उसको प्रमोशन देना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू करना वो मिसकंडक्ट होता है और वो बहुत ज्यादा डिफरेंट पैरामीटर्स उसके होते हैं, और उसको प्रमोशन देना उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। बिल्कुल यहां पे बात जो हो रही थी प्रमोशन की हो रही थी, प्रमोशन की बात में जो किरण रिजिजू MOS हैं, उन्होंने जाके इसमें कहा कि जी वो एक नॉर्थ ईस्ट की महिला थी, नॉर्थ ईस्ट से थी, उनको इन्होंने गलत किया। वो उसको एक प्रमोशन की बात में जो किरण रिजिजू MOS हैं, उन्होंने जाके इसमें कहा कि जी वो एक नॉर्थ ईस्ट की महिला थी, नॉर्थ ईस्ट से थी, उनको इन्होंने गलत किया। वो उसको एक डिफरेंट कलर देना चाहा। उसके जवाब में केजरीवाल जी को ये बातें आके बाहर करनी पड़ी और उनको ये कहना पड़ा कि ये एलिगेशन थे, इसकी वजह से हम उनका नाम पे सहमति नहीं हो रही थी। और ये वाली बात और ये तो साफ सी ज़ाहिर है। नहीं, अगर उन्होंने इसको डिनाई नहीं कर सकता कि 11,000 करोड़ रुपए की गारंटी। 1 मिनट फुल्का साहब, आप इतने नामी वकील हैं, आप कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं। अगर एक सचिव सरकारी ऑफिस में बैठकर एक मंत्री से बिजली कंपनियों के लॉबिंग की फाइल साइन कराने आता है, उसके खिलाफ सीधे क्रिमिनल केस बनता है। क्या आपने उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की? या कम से कम उनको उस पद से तो हटा देना चाहिए था। बिजली सेक्रेटरी पद से क्यों नहीं हटाया? मेरा सीधा जवाब है हाँ या ना में, की या नहीं। बिल्कुल जायज सवाल है। पहली बात तो ये सुनिए जी, पहली बात तो ये सुनिए, ये आप एक तरफ तो आप कह रहे हो कि दिल्ली सरकार को कोई हक ही नहीं किसी अफसर को हटाने का, किसी अफसर का वर्क एलोकेशन बदलने का, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो आपने उसको हटाया क्यों नहीं, आपने उसको सस्पेंड नहीं किया, आपने तो ये तो दोनों बातें लहदा हुई ना। अरे नहीं फुल्का जी आपको बिल्कुल अधिकार है। चलिए ठीक है। नहीं, कम से कम आपके मुख्यमंत्री तो मानते हैं कि उनको अधिकार है। आपके मुख्यमंत्री तो मानते हैं ना उनको अधिकार है। इंक्वायरी की उनके अगेंस्ट, आपने इंक्वायरी बिठाई। चलिए इतना बता दीजिए, आपने इंक्वायरी बिठाई, उन्होंने आपके मंत्री के सामने लॉबिंग करने की कोशिश की, आप तो उनको गिरफ्तार करवा सकते थे फुल्का जी, सीधे गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? मंत्री जी फाइल लेके जाते FIR करा देते, जैसे शीला दीक्षित के खिलाफ आपने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में कराई थी। नहीं आपने 1 मिनट विजेंद्र जी जवाब देने दीजिए। एंटी करप्शन ब्रांच को दिया। वो शीला दीक्षित वाली शीला दीक्षित की बात बहुत डिफरेंट है। आप शीला दीक्षित के साथ इसको कैसे कंपेयर कर रहे हो? अच्छा विजेंद्र जी सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्या स्ट्रैटेजी सेम है, आप शूट एंड स्कूट की स्ट्रैटेजी है ये। आपने एंटी करप्शन ब्रांच को दिया। अच्छा बताइए एंटी करप्शन ब्रांच को क्यों नहीं आगे बढ़ जाइए। किसी की छवि धूमिल होती है, खराब होती, कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। आपने एंटी करप्शन ब्रांच को दिया क्या? देखो एंटी करप्शन जो ब्रांच है उसका जो उसके पैरामीटर्स है वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो बात और आती है एंटी करप्शन वाले की। क्या ये विजेंद्र जी चाहते हैं, पहले विजेंद्र जी बताएं, क्या ये विजेंद्र जी चाहते हैं कि उनका केस एंटी करप्शन ब्रांच को दिया जाए? नहीं फुल्का जी मेरा एक सवाल है। हाँ तो विजेंद्र जी हम तो पूछना चाहते हैं आपसे, क्या ये बीजेपी चाहती है? पब्लिक मीटिंग में बीजेपी का स्टैंड ये है, भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, बीजेपी का स्टैंड ये है कि उसका केस एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया जाए। अगर बीजेपी का स्टैंड आज क्लियर कर दे। अच्छा 1 मिनट विजेंद्र गुप्ता जी, दीजिए आप। विजेंद्र गुप्ता जी बताइए ना। विजेंद्र गुप्ता जी 1 मिनट। फुल्का जी पहले ये बताइए, फुल्का जी क्या शकुंतला गैमलीन भ्रष्टाचारी हैं, हाँ या नहीं? हाँ भ्रष्टाचारी का कोई नहीं कहा। उनको जो कहा था वो जो लॉबिंग के लिए कहा था वो बात कही थी जो कहा है। आप देखिए दीपक जी एक बात, आप चारों लोग मेरे पीछे लगे हैं। पहले जरा मैं कहता हूं, विजेंद्र जी ने कहा कि उसका केस ACB को दिया कि नहीं दिया। अरे बीजेपी अपना स्टैंड बताए। बीजेपी जो कहती है कि उनका केस ACB को दिया जाए, अपना स्टैंड क्लियर करो। फुल्का जी एक सवाल है, फुल्का जी मेरा एक सवाल है, क्या लॉबिंग करने वाले अधिकारी के खिलाफ अपना स्टैंड कोई एक्शन होना चाहिए या नहीं?
किसी लॉबिंग करने वाले दीपक जी, मुझे अधिकारी मौका के दीजिए। खिलाफ एक मिनट कोई विजेंद्र एक्शन जी। होना चाहिए या नहीं? तो आपका जी, मतलब ये मुझसे हुआ सवाल अगर किया एक्शन गया नहीं है। हुआ तो उसका प्रमोशन दे दो। फुल्का जी ने मुझसे नहीं नहीं, एक मुझे मिनट मौका एक मिनट दीजिए। विजेंद्र जी, ये विजेंद्र कौन जी। सा प्रेसिडेंट है? ये कौन सा कि अगर एक्शन नहीं लिया तो उसका प्रमोशन दे दो। नहीं 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 नहीं, आप सवाल से भाग रहे हैं फुल्का जी। दीपक सवाल मेरी ये है, गुजारिश है, ये विजेंद्र नहीं, जी नहीं, से आप और एक- राजनीति इसमें कुछ से इनका जोड़ना स्टैंड चाहिए। तो क्लियर एक सिद्धांत करना। की बात पूछ क्या आज रहे हैं। चाहते मुझे हैं 10-15 कि- सेकंड का मौका दीजिए। क्या आज चाहते हैं कि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए और उनको एसीबी को भेजा जाए? नहीं, नहीं, अपनी आप- अपनी पार्टी का, कांग्रेस का और बीजेपी का स्टैंड क्लियर करो। अच्छा आप क्लियर कर रहे हैं। सिद्धांत की दीपक जी, बात मुझे पर मौका दिया अपनी जाए। सरकार की राय बताइए हाँ, कि मैं क्या करूंगा, मुझे लॉबिंग मौका करने दे। वाले दीपक जी। अधिकारी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बात को एक मिनट रागिनी, एक मिनट विजेंद्र जी, मुझे सिर्फ एक दीपक सवाल का जी। जवाब दे दीजिए जो प्रदीप जी ने पूछा है। क्या दीपक जी, लॉबिंग करने महत्वपूर्ण वाले बात अफसर जोड़ना के खिलाफ, क्या लॉबिंग करने वाले अफसर के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? देखिए, यहां तक मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ये दीपक जी ये वाली बात आपकी ये आई थिंक यू आर नॉट बीइंग फेयर टू मी। ये जब मैंने कहा कि कांग्रेस एंड बीजेपी स्टैंड क्लियर करे, आप जल्दी से जल्दी सुदीप जी के ऊपर चले गए। चले, ये ठीक है। पहले जरा मैं- कांग्रेस एंड बीजेपी जिन्होंने एक्शन डिमांड किया अपना स्टैंड क्लियर करें। अच्छा, ठीक मैं है। जवाब दूंगा। मुझे विजेंद्र कांग्रेस और जी। बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर ठीक है, विजेंद्र जी, आप अपना stand clear कर दीजिए। पर्सन आप बिल्कुल निरपक्ष हो। आप निरपक्षता का प्लीज बिल्कुल मैं करना चाहूंगा। दीपक जी, मैं इस पर बोलना चाहूंगा संक्षेप में। देखिए दीपक जी, हमारा ये कहना है फुल्का साहब, ये बेसलेस चार्जेस हैं। हम गैमलिन मैडम के इंटीग्रिटी पर हमको कोई डाउट नहीं है। मैं उनको पिछले 1984 से वो आईएएस ऑफिसर हैं। पिछले 20 साल से मैं उनको जानता हूं। वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, वो एक कमिटेड ऑफिसर हैं, वो एक कन्विक्शन लेकिन विजेंद्र जी, आप फुल्का जी के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। फुल्का जी दूसरा, का सवाल यह है, एक मिनट। आपने एक मिनट हमारा मैं एक आपको विजेंद्र बता जी, दूं अब आगे। संक्षेप में हमारा- जवाब। हमारी तरफ से चार्ज नहीं है उनके अगेंस्ट। ये आपने लगाए चार्जेस। हमारा कहना है कि जब आप पब्लिक मीटिंग में उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, आप यहां पर बता रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि उन्होंने 11,000 करोड़ का कंफर्ट लेटर दिलवाने की कोशिश की और वो एक तरह की गारंटी थी। तो हमारा ये कहना है कि जब आप दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ एसीबी की जांच करवा रहे हैं, आप मंत्रियों के खिलाफ एसीबी की जांच करवाते हैं, आप अपने ही उस अफसर के खिलाफ जिसके खिलाफ आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, अगर आप सही हैं, हम तो आपको गलत मान रहे हैं, अगर आप सही हैं तो आपने उनकी जांच क्यों नहीं करवाई? ठीक है, जांच कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारा ये कहना है। फुल्का साहब सुन लीजिए, ये भी जांच और कार्रवाई की इसका मांग कर मतलब रहे हैं। ये है रागिनी, एक कि लाइन में आपके आपका चार्जेस जवाब, में कोई दम नहीं है। एक लाइन में आपका जवाब, फिर फुल्का जी से मुझे सवाल पूछना है। रागिनी जी, तो दीपक जी, तो मैं ये देखिए, मान लूं कि बीजेपी तो मैं मान लूं ये बीजेपी उनके खिलाफ जांच की मांग कर रही है। बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। रागिनी, दीपक जी, देखिए, हमारा ये स्पष्टीकरण कहना दीपक जी है से मांगा तो जाता है, क्योंकि इनके स्पष्टीकरण पास कोई आप- आधार आप- नहीं है, आप- इसमें आप- हमें आप- चुनौती दे रहे हैं। आप ये, अरे भाई विजय, जी देखिए सबसे महत्वपूर्ण इनकी स्ट्रैटेजी देखिए, चाहे शीला दीक्षित हो, चाहे नितिन गडकरी हो, या अब हम शकुंतला जी का भी देख रहे हैं, बार बार ये सार्वजनिक रूप से किसी की छवि खराब करने का काम करते हैं आरोप लगा के, और उसके बाद जब इनसे सबूत मांगे जाते हैं तो कहते हैं कि आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। अरे भाई, अगर आप किसी को एवरीबडी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो आप कैसे गिल्टी प्रूव करेंगे? आप उसके लिए कोई इंक्वायरी करेंगे, आप कोई जांच बिठाएंगे, या आप केवल खुद ही अपनी जजमेंट पास कर देंगे, वो भी एक मीटिंग में सार्वजनिक रूप से? 11,000 करोड़ रुपए के कंफर्ट लेटर घोटाले का आप आरोप लगा रहे हैं, और किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? उस शकुंतला को मैं देख लूंगा, वो जो शकुंतला है, ये गरिमामय भाषा है आप अपनी अफसरशाही के लिए जो इस्तेमाल करेंगे। मीडिया को आप सुपारी वाला कहते हैं, प्रेस को आप बिकाऊ कहते हैं। ठीक है, किस ठीक तरीके है, से आपके ये, और यही नहीं, मुझे याद है क्यों आशुतोष क्लैरिटी जी के ने लिए आप जांच की कांग्रेस मांग का नहीं एजेंट करते? कहा था पहले एलजी को, रागिनी, फिर अब आप भाजपा का एजेंट कह रहे हैं। क्यों आप क्लैरिटी- अपना स्टैंड करिए। क्यों नहीं, हम क्यों क्लैरिटी के लिए आप जांच की मांग नहीं करती? आपने सुना नहीं, मैं कह रही हूं, अगर आरोप लगाया है तो आप जांच
कृपया अपने आरोपों को वापस लीजिए। ठीक है, मैं तो यहाँ फुल्का जी जवाब दीजिए, फुल्का जी जवाब दीजिए। पर डेफेमेशन का सूट होना चाहिए। फुल्का जी जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, विजेंद्र गुप्ता जी जो रागनी जी कह रहे हैं कि शीला दीक्षित की तो बड़ी अच्छी थी, उनकी छवि खराब करने के लिए हमने उनके खिलाफ केस किया। विजेंद्र जी, क्या आप इससे सहमत हैं कि शीला दीक्षित की तो छवि बहुत अच्छी थी, वो उसका तो कोई कसूर नहीं था? अब विजेंद्र गुप्ता जी जरा पहले बताएं, क्या वो रागनी जी के साथ सहमत हैं? एक मिनट सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। आपको केजरीवाल जी ने कहा देना पड़ेगा कि क्या गैमलिन के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? ये जवाब दीजिए। आप उनके खिलाफ जांच बिठाएंगे? नहीं थी, देश जानना चाहता इन्होंने है। शीला दीक्षित का नाम लिया तो दीपक जी, फुल्का साहब, देश जानना चाहता है दीपक कि जी, क्या इन्होंने शीला दीक्षित का नाम लिया तो मैं क्यों ना लूं? देश पूरा दर्शक जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं। अब विजेंद्र जी इस बात का जवाब दें। फुल्का साहब, आप बात जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आप बात मैं आपको एक बात बता दूं, शीला दीक्षित के ऊपर दिल्ली के लोग इतने घुमाने वाली बात नहीं है। क्या सुन लीजिए, क्या आप गैमलिन के खिलाफ जांच बिठाएंगे या नहीं? मेरी एक बात सुनिए, क्या आप बिल्कुल नहीं है। गैमलिन के खिलाफ जांच बिठाएंगे या नहीं? मैं क्या दीपक जी, जनता ये निरुत्तर ना, है, कोई जनता जवाब बिल्कुल ना समझ नहीं है, जनता अच्छी तरह समझती है, बिल्कुल बात सही है। आप मेरी बात, अरे अगर वो भ्रष्टाचार, आप मेरी बात, अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो क्या केजरीवाल की नाक के नीचे से एक भ्रष्टाचारी बच जाएगा? जो केजरीवाल भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, बताइए। अगर आपका खत्म हो गया तो मैं बोलूं? मैं तो जवाब मांग रहा हूं, आप दे नहीं रहे हैं। आप ना, मैं तो जवाब तब से दे रहा हूं, आप जवाब लेने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ये एलिगेशन लगाया गया कि हमारी पार्टी तो लोगों की छवि खराब करती है, शीला दीक्षित की छवि बहुत अच्छी थी, ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है। ये विजेंद्र गुप्ता जी का सबसे पहला केस जो रजिस्टर हुआ था शीला दीक्षित के खिलाफ, जो विजेंद्र गुप्ता जी की कंप्लेंट पे हुआ था और मैं इनका वकील था। तो इसलिए मैं विजेंद्र गुप्ता जी को कह रहा हूं कि विजेंद्र गुप्ता जी ने तो बिल्कुल सही पकड़ा था शीला दीक्षित को। क्या शीला दीक्षित राम पूछ रहा हूँ, आप सीता बोल रहे हैं? फुल्का जी, खराब करने के लिए मैं राम पूछ रहे हैं, ये जवाब नहीं है। मैं राम पूछ रहा हूँ, आप सीता बोल रहे हैं। मैं गीता पूछ रहा हूँ, आप सीता बोल रहे हैं। शकुंतला गैमलिन जी को भ्रष्टाचारी मानते हुए क्या कोई जांच बिठाने की कार्रवाई करेंगे? जब आपके इस सवाल को थोड़ा बदल के पूछें कि क्या आप अपने मुख्यमंत्री के आरोप को गंभीर मानते हैं? पूछा जाएगा। क्या आप अपने मुख्यमंत्री के आरोप को गंभीर मानते हैं या वो झूठ बोलते हैं? दीपक जी, जो उन्होंने कहा उस पर ही जांच नहीं बिठाएंगे आप? दीपक जी पहली बात तो ये सुनिए ना, आप पहली बात ये सुनिए। आप कहते हो मैं राम पूछ रहा हूं, आप सीता कह रहे हो। जब आपके पैनलिस्ट ही सीता की बात कर रहे हैं तो मैं तो सीता ही कहूंगा ना, वही जवाब दूंगा जो पैनलिस्ट कह रहे हैं। फुल्का जवाब मैंने देना है। फुल्का साहब उन्होंने सीधी सीधी बात की थी। जी से पूछिए, जब भी किसी शकुंतला गैमलिन की जांच की बात की थी, दोनों ने शकुंतला गैमलिन की जांच की बात की। मैं कर रहा हूं, मेरा आपसे सीधा सवाल है, दे रहा हूं। दीपक जी ओके, सीधे सवाल का जवाब ये है कि अगर किसी भी अफसर के खिलाफ ये दिल्ली गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो बीजेपी और कांग्रेस उसको सपोर्ट करेगी। अगर ये दोनों नहीं करेंगे तो आप एक्शन नहीं लेंगे? आप जांच नहीं बिठाएंगे? कांग्रेस यहाँ पे बैठे हैं, अपना स्टैंड क्लियर करें। आप उन्होंने कह दिया कि आप जांच बिठाइए। मैं तो यही पूछ रहा हूँ, उन्होंने कह दिया कि आप जांच बिठाइए। यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि आप जांच बिठाइए। उन्होंने कह दिया कि आप जांच बिठाइए। अपनी तरफ से नहीं, विजेंद्र जी से पूछिए। उन्होंने कह दिया कि आप जांच बिठाइए। प्लीज यू कैन नॉट प्ले पार्टीशन रोल। आई एम नॉट प्लेइंग ए पार्टीशन आप रोल। एक पक्ष नहीं ले सकते। दिल्ली की जनता के बिहार पर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। फुल्का साहब कैसा तर्क दे रहे हैं आप कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कार्रवाई तब करेंगे जब बीजेपी और कांग्रेस सहमति देंगे? विजेंद्र गुप्ता जी ऑपोजिशन के लीडर हैं। विजेंद्र गुप्ता जी ऑपोजिशन में हैं दिल्ली असेंबली में। ये कहें कि भाजपा का स्टैंड ये है, विजेंद्र गुप्ता जी के मुंह से कहलाइए।
आप क्यों कह रहे हो? उन्होंने तो एक बार नहीं कहा। एक बात करवाइए कि क्या वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जो मुख्यमंत्री भरी पब्लिक मीटिंग में आरोप लगाता हो कि शकुंतला जी आपका ये कहना है भ्रष्टाचारी हैं, उसके दीपक खिलाफ आप विजेंद्र गिरफ्तारी गुप्ता को तो आप बोलने नहीं दे रहे। उसके खिलाफ भ्रष्टाचारी के खिलाफ गिरफ्तारी तो छोड़िए, स्टिंग ऑपरेशन तो छोड़िए, आप उसके खिलाफ जांच तक बिठाने को तैयार नहीं है। अगर आप फिर जवाब देना चाहते हैं, पूरा वक्त मैं आपको दूंगा, पूरा वक्त, जितना मेरे ब्रेक के बाद वक्त बचेगा, अगर आपने पूरा वक्त मैं आपको दूंगा, फुल्का साहब, अनइंटरप्टेड दूंगा, लेकिन जवाब आप दीजिएगा मन से। राम को सीता मत बोलिएगा ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली के संकट की। 70 वादे शायद पूरा करने में वक्त लगे केजरीवाल को, या ये कहें कि उसका ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि ये वादे शायद पूरे न हो पाए। लेकिन वादों को पूरा करने की बात तो छोड़िए, अभी शकुंतला गैमलिन के खिलाफ जांच करवाने को भी तैयार नहीं दिख रही है फिलहाल आम आदमी की पार्टी की सरकार, जिसने ये वादा किया था कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बाहर घूमने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो 1100 करोड़ 11,000 करोड़ की सब्सिडी, 11,000 करोड़ की सब्सिडी के लिए कंफर्ट लेटर तैयार करवाने की कोशिश करता है एक मंत्री से, उसको कैसे खुला छोड़ देते हैं केजरीवाल जी? यही सवाल हम पूछ रहे हैं फुल्का साहब से। फुल्का साहब अब जवाब दीजिए, पूरा वक्त है आपके पास, मैं खामोश हूं। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। पहले विजेंद्र गुप्ता जी से स्टैंड क्लियर करवाइए कि आज ये डिमांड करते हैं कि उसके खिलाफ एक्शन किया जाए। ये असेंबली में हैं और बीजेपी के असेंबली में लीडर हैं। विजेंद्र गुप्ता जी अपना स्टैंड क्लियर करें, क्या ये डिमांड करते हैं कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए? एक लाइन में विजेंद्र जी। अगर जी दीपक जी मैं बताना चाहता हूं, देखिए ऐसा है कि पहले मुझे फुल्का जी ये बताएं कि प्राइवेट सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार ने क्या गैमलिन को ये कहा था कि आप इस ऑफर को ठुकरा दो, नहीं तो आपकी फाइल पर हम ये नोट चढ़ा देंगे और आपका कैरियर खराब कर देंगे, ये कहा था क्या? ये शिकायत गैमलिन ने उपराज्यपाल को लिखित में की है। हाँ, मैं जवाब दूं जी? क्या ये किया गया था? मैं जवाब दूं जी? दीपक जी मैं जवाब दूं इसका? जल्दी से जल्दी से। हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई नोट नहीं है और इस तरह की कोई बात नहीं। आगे वाली बात, ये जो कॉन्फिडेंशियल तो ठीक है दीपक जी, कॉरेस्पॉन्डेंस सी। दीपक जी अच्छा एक मिनट, वो दूसरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। गैमलिन जी ने लिखा एलजी को। दीपक जी अब कैसे हुआ? ये दीपक जी हम ठीक है, और मैंने हम जांच की मांग कर रहे हैं। गुप्ता जी जांच पर हम जांच की मांग करते हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, हम जांच की मांग कर रहे हैं। फुल्का जी जवाब अगर आप कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ, किस जांच की मांग करते हो आप? इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच होनी चाहिए। किस जांच की मांग कर रहे हैं ये तो पता है। इस बात की जांच की मांग करते हैं कि राजेंद्र कुमार ने, अरे शकुंतला गैमलिन के खिलाफ, एक मिनट बिल्कुल आप बताइए, शकुंतला गैमलिन के खिलाफ जांच की बिल्कुल कंप्लीट आ गया उसमें। शकुंतला गैमलिन के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं वो। हम पूरे एपिसोड की जांच की मांग करते हैं, पूरे एपिसोड की जांच की मांग कर रहे हैं हम, पूरे एपिसोड की। पूरा एपिसोड नहीं, आप बताइए। आरोपों पर भी राजेंद्र कुमार ने जो कहा, जो गैमलिन ने चिट्ठी लिखी उस पर भी हम पूरे एपिसोड में जांच की मांग करते हैं। शकुंतला, हम जांच की मांग करते हैं। ये बताइए, जो शकुंतला गैमलिन जी ने 11,000 करोड़ की 11,000 करोड़ की गारंटी की बात की, उसके लिए आपका आरोप है? जांच की मांग करते हो? हाँ कर रहे हैं वो। कितनी बार सुनेंगे आप? कर रहे हैं वो, फुल्का साहब कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, मैं कैसे कर रहे हैं? उन्होंने तो कहा ही नहीं। और उनके आरोपों की, दोनों के आरोपों की जांच की मांग करते हैं। आप बोल दीजिए एक लाइन विजेंद्र गुप्ता जी कि आप रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। बोलिए आप विजेंद्र जी एक लाइन, मैं खामोश होता हूँ। मैंने कहा हम दोनों मामलों की जांच की मांग करते हैं, जो आपने उन पर आरोप लगाया है और जो उन्होंने आप पर आरोप लगाया है। चलिए बोल दिया उन्होंने, जांच की। तो ये जो आज सिचुएशन है कि बीजेपी के दीपक जी, आप इनको पीछे नहीं हटने देना।
नहीं हटने दूंगा। आप जिम्मेवारी आप तो बोले आप जांच कि कराएंगे। बीजेपी पीछे नहीं हटेगी कि 11,000 करोड़ की गारंटी की। एक मिनट पहले आप ये बात बोलिए, आप बीजेपी को पीछे नहीं हटने देंगे कि बीजेपी मांग करती है कि 11,000 करोड़ की। अरे पहले आप बोलिए ना, आप तो भ्रष्टाचारियों को खुले घूमने देना चाहते हैं। आपकी जिम्मेवारी है। आपको अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है। आपके मुख्यमंत्री पब्लिक मीटिंग के अंदर कुछ भी बकते हैं, मैं ये मानूंगा। आप इसको टाल रहे हैं, आप एक भ्रष्टाचारी को खुला छोड़ रहे हैं। दीपक जी, आपको ऐसी लैंग्वेज शोभा नहीं, माफ करता हूं, माफ कीजिएगा। आपको ऐसी लैंग्वेज शोभा नहीं देती कि मुख्यमंत्री कुछ भी बकते हैं। प्लीज प्लीज अच्छा, मैं माफी मांग रहा हूं उसके लिए। प्लीज मिस्टर चौरासिया, दिस इज नॉट द मैनर ऑफ डिबेट। ठीक है, अब ये वाली बात, अब मैं आपसे कह रहा हूं, आप एक पक्ष की डिबेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी ए पार्टीशन, यू हैव टू प्ले इंडिपेंडेंट रोल। मैं आपको कह रहा हूं कि ये अब आपके सामने विजेंद्र गुप्ता ने कहा है आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। 11,000 करोड़ रुपए की आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, मांग करती है। सवाल मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, कोई जवाब नहीं मिलेगा। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ और वो सवाल पूछना मेरा हक है। प्लीज डू नॉट प्लीज मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। प्लीज डू नॉट प्ले द रोल ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी लीडर। मैं पत्रकार हूं और सवाल पूछना मेरा हक है। रोल ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया। मैं सवाल पूछ रहा हूं और सवाल पूरा पूछना मेरा हक है। मेरा इतना सवाल सवाल है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने बार-बार एक ही सवाल पूछा। दीपक जी, आप गलत बात कर रहे हैं। आरोप आपके मुख्यमंत्री ने लगाया है। आरोप आपके मुख्यमंत्री ने लगाया है। अगर आप उसको गंभीर मानते हैं तो जांच कराइए। इतने बड़े आप, इतने सीनियर आप पत्रकार हैं, क्या शोभा देता है? में बने रहना चाहती है, क्या शोभा देता है इस तरह की भाषा का यूज करना? गैर जिम्मेदारी का टीकड़ा दूसरों के सर पे फोड़ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कोअर्सिव फेडरलिज्म को दिखा रही है। आप चलिए, मेरे पास वक्त कम है, मैं इस बहस को यही रोकता हूं। जनता डिसाइड करे कौन सही है कौन गलत। बड़ी टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही। माफ कीजिएगा, इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।